जग्गी वासुदेव एक कथित आध्यात्मिक गुरु, जिन पर अपनी ही बीवी को मारने का आरोप है, जिन पर आदिवासियों की जमीनें हड़पने का आरोप है, जिन पर ब्रह्मचर्य के नाम पर नाबालिग बच्चियों के ऊपरी कपड़े को हटाने का आरोप है, जिनके फ्रॉड को लेकर कार्रवाई करने के लिए एक न्यायाधीश पीएम मोदी को पत्र तक लिख चुके हैं, जिनके खिलाफ दर्जनों मामले पुलिस थाने और कोर्ट में लंबित हैं, लेकिन रुतबा ऐसा है, प्रशासन और नेताओं के बीच पैठ इतनी तगड़ी है कि कोई इस पर हाथ तक नहीं डाल रहा। वजह क्या है पता नहीं। इसी बीच जग्गी वासुदेव और ईशा फाउंडेशन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जिससे यह प्रतीत हो रहा है कि सदगुरु दीक्षा के नाम पर नाबालिग लड़कियों को बिना ऊपरी कपड़ों के बुलाते थे। ब्रह्मचर्य के नाम पर किए जाने वाले इस प्रकार के कृत्य से नाबालिग लड़कियां कंफर्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी यह लंबे समय तक चलता रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और चलिए शुरू करते हैं सदगुरु के आश्रम में नाबालिग लड़कियों के शोषण का पर्दाफाश। जर्नलिस्ट श्याम मीरा सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल पर ईशा फाउंडेशन के ऑफिशियल ईमेल्स का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए इस बात का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि 16 मई 2017 को ईशा फाउंडेशन की वरिष्ठ सदस्य और सदगुरु की करीबी महिला मां प्रद्युता ने सदगुरु जग्गी वासुदेव को एक ईमेल भेजी, जिसमें उन्होंने ब्रह्मचर्य दीक्षा के दौरान बच्चियों से किए जा रहे व्यवहार पर चिंता जताई। इस ईमेल में इतनी गंभीर बातों का खुलासा हुआ है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि एक कथित शिव भक्त ऐसी चीजें कैसे कर सकता है। लेकिन सच्चाई यही है, ईमेल से खुलासा हुआ है कि आश्रम में नाबालिग लड़कियों को ब्रह्मचर्य दीक्षा के दौरान ऊपरी वस्त्र हटाने के लिए मजबूर किया जाता था। इस मामले से जुड़े दस्तावेजों के मुताबिक यह प्रक्रिया गुप्त रूप से संचालित की जाती थी और इसे छिपाने के लिए सख्त निर्देश दिए गए थे। ईशा फाउंडेशन की वरिष्ठ सदस्य मां प्रद्युता ने सदगुरु को लिखे ईमेल में कहा, दीक्षा के दौरान लड़कियों से ऊपरी कपड़ा हटाने के लिए कहा जाता है ताकि रीढ़ पूरी तरह से दिखाई दे। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मुझे इस बारे में कुछ संदेह है और मुझे लगता है कि इस पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे नाबालिग लड़कियां हैं और इस समय वे चाहे कितनी भी आज्ञाकारी क्यों ना हो, हम उनसे यह उम्मीद नहीं कर सकते कि वे इसे गोपनीय रखें या इस पर चर्चा ही ना करें। वह आगे लिखती हैं, लड़कियां होने के नाते या तो अभी नहीं तो बाद में अपने माता पिता या किसी शिक्षक के साथ यह साझा करने की प्रवृत्ति रखती हैं जो उनके करीब हो। साथ ही यह लड़कियां यहाँ अपनी इच्छा से नहीं आई हैं, बल्कि उनके माता पिता ने उन्हें यहाँ भेजा है। माता पिता इस प्रक्रिया के बारे में पूरी तरह से अनजान हैं और यह भविष्य में गंभीर विवाद खड़ा कर सकता है। वह ईमेल में आगे लिखती हैं, हमने देखा है जब हम उन्हें दीक्षा से पहले ऐसा करने के लिए कहते हैं तो उनका चेहरा उतर जाता है और वे हम में से किसी के साथ भी इस विषय पर चर्चा करने का कोई तरीका नहीं जानती हैं। साथ ही वे बड़ी हो चुकी लड़कियां हैं और चाहे उन्हें कितना भी समझाया जाए, वे इन चीजों के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं। जिस तरह से हम उन्हें बड़ा कर रहे हैं, उसे देखते हुए यह उनके लिए बिल्कुल अलग है। इसके अलावा अगर यह नकारात्मक हो जाता है तो संस्थान के लिए एक बड़ा जोखिम कारक शामिल है। इन दिनों जिस तरह के माता पिता आ रहे हैं, वे पहले बैच के समान नहीं हैं, इसलिए अब से लड़कियों को उनके ऊपरी शरीर को अच्छी तरह से ढककर दीक्षा देना बेहतर है। यह ईमेल 2017 का है। अगर हम इस ईमेल के अंतिम पंक्तियों पर गौर करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यह बैच पहले बैच के समान नहीं है, ऐसे में जोखिम अधिक है। यानी सदगुरु महाशय के आश्रम में यह क्रिया उससे पहले से ही संचालित होती आ रही है और 2017 में पहली बार इस पर बात हुई। इतने बड़े ईमेल के जवाब में सदगुरु ने केवल यस टू बोथ लिखा, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह इस प्रक्रिया से पूरी तरह अवगत थे, लेकिन इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं इस पूरे मामले में भारती वरदराज और मां प्रद्युता का नाम प्रमुखता से सामने आया है। दरअसल भारती वरदराज कई वर्षों से ईशा फाउंडेशन से जुड़ी हुई हैं और इस संस्था की विभिन्न कंपनियों में डायरेक्टर के रूप में काम कर चुकी हैं। वह ईशा फाउंडेशन में सदगुरु के बाद सबसे पावरफुल महिला रही हैं। वहीं मां प्रद्युता ईशा एजुकेशन ट्रस्ट की ट्रस्टी थी और फाउंडेशन के कार्यों से गहराई से जुड़ी हुई थी। जब मां प्रद्युता ने इस मामले पर भारती से चर्चा की तो भारती ने ईमेल के जरिए जवाब दिया, मुझे यह जानकारी नहीं थी कि नाबालिग लड़कियों को ब्रह्मचर्य दीक्षा के दौरान बिना कपड़ों के प्रवेश करने के लिए कहा जाता है। यह पूरी तरह से अस्वीकार्य है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब ईशा फाउंडेशन विवादों में घिरा हो। सितंबर 2024 में कोयम्बटूर पुलिस ने ईशा फाउंडेशन के एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिस पर 12 आदिवासी बच्चियों के यौन शोषण का आरोप लगा था।
अक्टूबर 2024 में ईशा होम स्कूल की पूर्व शिक्षिका यामिनी रागिनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि उनके बेटे का भी वहां शोषण हुआ था, लेकिन जब उन्होंने शिकायत की तो सदगुरु ने इसे मानसिक समस्या कहकर टाल दिया। साल 2008 में अमेरिका में रहने वाली भारतीय मूल की लड़की रेखा ने आरोप लगाया कि ईशा होम स्कूल के पीटी टीचर ने उसका बार बार यौन शोषण किया। जब रेखा ने यह बात सदगुरु को बताई तो उन्होंने बस इतना कहा, ड्रॉप इट एट माई फीट एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट, यानी इसे मेरे चरणों में छोड़ दो, मैं देख लूंगा। लेकिन इस मामले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपको बता दें कि ऐसे मामलों में पोक्सो एक्ट 2012 के अनुसार कार्रवाई होती है। इस एक्ट की धारा 11 के मुताबिक किसी भी नाबालिग को कपड़े उतारने के लिए मजबूर करना यौन उत्पीड़न माना जाता है। धारा 19 के मुताबिक इस तरह की घटना की जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति को पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। इस एक्ट की धारा 21 के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति इसे रिपोर्ट करने में विफल रहता है तो उसे 1 साल की जेल हो सकती है। ऐसे में इस मामले के सभी आरोपियों को अब तक कड़ी से कड़ी सजा मिल जानी चाहिए, क्योंकि ऐसे कृत्य कराने वाले सदगुरु इससे अवगत हैं। इस मामले के बारे में आश्रम में लोगों को जानकारी भी है, लेकिन अभी तक इस बाबा पर या इसके आश्रम पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सितंबर 2024 में ईशा फाउंडेशन से जुड़ा एक और मामला काफी हाईलाइट हुआ था, जब कोयंबटूर स्थित तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रोफेसर डॉक्टर एस कामराज ने मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर आरोप लगाया कि उनकी 2 बेटियों को आश्रम में भिक्षु बनने पर मजबूर किया गया। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार प्रोफेसर एस कामराज ने फाउंडेशन पर लोगों को ब्रेन वॉश करने, उन्हें भिक्षुओं में परिवर्तित करने और उनके परिवारों के साथ उनके संपर्क को सीमित करने का आरोप लगाया। हालांकि बाद में इनकी दोनों बेटियों ने मद्रास हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में यह अस्वीकार किया कि उन्हें आश्रम में बंदी बनाकर रखा गया है, लेकिन कोर्ट कन्विंस नहीं हुई। याचिका की सुनवाई कर रहे जज शिवगर्णम ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि जिस आदमी ने अपनी बेटी की शादी कर दी और उसे अच्छे जीवन में बसाया, वह दूसरों की बेटियों को अपना सिर मुड़वाने और एक सन्यासी का जीवन जीने के लिए क्यों प्रोत्साहित कर रहा है, यही संदेह है। इसके अलावा बाबा पर अपनी ही बीबी को मारने के आरोप हैं। दरअसल 1983 में पहली बार अपनी योग कक्षा की शुरुआत करने वाले जग्गी वासुदेव को 1984 में उनके योग गुरु ऋषि प्रभाकर ने सिद्ध समाधि योग नामक योग का एक रूप सिखाया, जिसे सदगुरु ने ईशा योग का नाम देकर आगे बढ़ाया। इसी साल सदगुरु की शादी विजया कुमारी से हुई। ऋषि प्रभाकर के आश्रम में ही दोनों की मुलाकात हुई थी। 1992 में सदगुरु ने अपने योग गुरु से अलग होकर अपने योग केंद्र ईशा फाउंडेशन की शुरुआत की। इसके ठीक 5 साल बाद उनकी पत्नी यानी विजया कुमारी का निधन हो जाता है। अचानक विजया कुमारी की मौत को लेकर सवाल भी उठे। कुछ लोगों ने कहा कि उनकी हत्या की गई, जबकि सदगुरु और उनके चाहने वालों ने इसे महासमाधि का नाम दिया। हालांकि विजया के पिता ने उनकी मौत के 6-7 महीने बाद पुलिस में शिकायत की कि उनकी बेटी को जहर देकर मारा गया है। शिकायत के अनुसार डॉक्टर ने सर्टिफाई किया था कि विजया की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। हालांकि जांच के बाद कोयंबटूर पुलिस ने जांच यूं ही बंद कर दिया था। इनके फाउंडेशन पर पहले भी कई बार कई संगीन आरोप लग चुके हैं। ईशा फाउंडेशन पर नीलगिरी की पहाड़ियों में जंगल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने का आरोप है। स्थानीय आदिवासी समुदायों का दावा है कि उनकी जमीनों को हड़प कर ईशा फाउंडेशन की हेडक्वार्टर की स्थापना की गई है। इस संबंध में कई जनहित याचिकाएं कोर्ट में लंबित हैं। तमिलनाडु सरकार के मुताबिक ईशा फाउंडेशन द्वारा कई स्थानों पर अवैध निर्माण और अतिक्रमण किया गया है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश डी हरि पारंथमन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खुला पत्र लिखकर सवाल किया था कि सरकार ने अतिक्रमण हटाने का आदेश क्यों नहीं दिया। अब इतने कुकृत्यों के आरोप झेल रहे जग्गी वासुदेव और उनके आश्रम से नाबालिग बच्चियों से जुड़े ये तथ्य निकलकर सामने आए हैं, जिसे किसी भी तरह से सही नहीं ठहराया जा सकता। अब सवाल उठता है कि तमिलनाडु सरकार या केंद्र सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच करेगी या नहीं। अब तक इतने गंभीर मामलों के आरोपी जग्गी वासुदेव पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? पीड़ितों को न्याय मिलेगा या नहीं, यह जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर निर्भर करता है। खैर, इस मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।